नमस्कार बच्चों। आज हम भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे। हम दो विषयों को लेकर चल रहे हैं, एक आधुनिक भारत और दूसरा भारतीय संविधान। जो मेरा पिछला वीडियो था वो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट था, जो क्रमानुसार पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आता रहेगा। फिलहाल जो अभी हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के समय तो लास्ट टाइम था 47 का, तो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत से लोग उसमें शहीद हो गए और बहुत से लोग जो थे उन्होंने मिलकर एक दस्तावेज तैयार किया था कि अंग्रेजों के जाने के पश्चात हिंदुस्तान किस तरह से चलेगा, किस रूपरेखा पे चलेगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में, और सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने, जो बौद्धिक वर्ग था उस समय का, उसने अपने विचारों को लेकर इस पूरे दस्तावेज को तैयार किया था। अर्थात एक लिखित संविधान होना चाहिए। आप समझ सकते हैं जैसे कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे, उसके नियम कानून बनाएंगे, कायदे बनाएंगे कि किस प्रकार से आगे वो संगठन काम करेगा। इसी तरह से पूरा देश आजादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के पश्चात किस तरह से चलेगा, किस नियमों पे क्या कानून होंगे, क्या प्रतिमान होंगे, किस पर कार्य करेगा, इस विषय पे सबने सोच समझकर अपने विचारों को रखा। और जिन जिन देशों से जो महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं थी उनको लिया उधार। इसलिए हम कहते हैं हमारा संविधान जो है वो उधार का कटोरा है। आप याद रखेंगे इस बात को, उधार और भीख में अंतर होता है। उधार उसको मिलता है जिसके पास पहले से कुछ होता है, और भीख उसे मिलती है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। यहां पे मैं जो समझाना चाहता हूं वो सार ये है कि उधार का कटोरा, ये शब्द यूज क्यों किया गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे शासन किया था और उन्होंने भी नियम कानून कायदे बनाकर ही शासन किया था। और जो कानून थे उसमें 1935 का जो अधिनियम था 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 जो था, उसको हमने आधार बनाया। कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो नियम कानून थे, बहुत से वो हैं, वो आज भी जिंदा है। अर्थात 30%, 40% हमने पिछला ले लिया अंग्रेजों से, जो हमें अच्छा लगता था। उसके पश्चात हमको जो बेहतर लगा अपने देश को चलाने के लिए, हमने कभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कभी इंग्लैंड से, कुछ अमेरिका से, कुछ जर्मनी से लेकर अपने संपूर्ण संविधान को तैयार किया। अर्थात संविधान एक दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है, जिसके आधार पर हिंदुस्तान आगे चलेगा। नियम कायदे और कानून है उसके। अलग शब्दावली है संविधान की। जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ें अगर, तो उसकी एक शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजी होती है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे हम हार्मोन्स की चर्चा करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसलिए शब्दावली से घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान की भी अपनी शब्दावली है। मैं देख रहा हूं, मेरा अनुभव रहा है कि बच्चे हमेशा परेशान से हो जाते हैं कि महान्यायवादी क्या है, महाभियोग क्या है, अनुच्छेद किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, शेड्यूल की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल की बात कर रहा हूं, पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से ये क्या है, ये सिंपल से कुछ शब्दावली, मैं भी उसको क्लियर कर देता हूं कि संपूर्ण भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल है, कुल 22 भाग हैं, पार्ट जिसे कहते हैं 22 पार्ट हैं, और 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है। इन शब्दों को बड़ा सिंपल वे में समझ सकते हैं। आप इस तरह से समझें कि कोई भी किताब उठा लें, कोई भी बुक उठा लें, तो अगर हम उस किताब को उठाते हैं तो क्या क्या होता है उसमें। जैसे कि जो पहला पेज, जैसे आप पहला पेज खोलेंगे किसी भी किताब का, तो उसमें एक शब्द एक पहले पेज में लिखा होता है कि जो राइटर है उसके विचार क्या है। वो राइटर अपने विचार को 8-10 लाइनों में लिख देता है, जिसको यहां पर संविधान में यहां जो शब्दावली यूज करेगी उसे प्रस्तावना कहा गया है, उद्देशिका कहा गया, प्रेमबल। शब्दावली की बात कर रहा हूं, जैसे कि भाग क्या है,
अनुच्छेद क्या है और प्रेम्बल क्या है। तो समझ गए आपने। एक कोई भी किताब उठाई नॉर्मल सी, उसको हमने पहला पन्ना खोला तो उसपे लिखा हुआ था प्रस्तावना, उद्देशिका, या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि क्या लिखा होता है कि जो भी राइटर है वो 8-10 लाइनों में क्या करता है, अपने विचारों को लिख देता है कि इस किताब को लिखने का मेरा उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या होगा, अपने दिल की बात जो कह देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। अर्थात संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी क्या है, उद्देशिका। जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया तो उन्होंने अपने पहले पेज में सबने मिलकर एक लमसम एक चीज लिख दिया, एक लाइन लिख दिया, 8-10 लाइनें, कि मतलब क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं संविधान और हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश बेहतर से बेहतर हो, जो कुछ भी हो वो बहुत अच्छा सा हो, कुछ ऐसा। उसके बाद हम दूसरा पेज खोलते हैं, उसमें क्या लिख के आता है, इंडेक्स। इंडेक्स लिखा होता है। इंडेक्स में किस तरह से, इंडेक्स का मतलब क्या है, इंडेक्स में क्या होता है, यहां पर भाग और अनुच्छेद की बात करेंगे। बड़े सिंपल शब्दों में अगर आप समझते हैं तो इंडेक्स का कैसे, अध्याय, चैप्टर। अध्याय या चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, किसी भी बुक के अंदर क्या होगा, चैप्टर 1, अध्याय 1, शब्दावली में भाग 1। जैसे कहेंगे हम भाग 1 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी से संबंधित है भाग 1 तो उसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स की बात करेंगे तो भाग, संविधान में इसको हम बोलेंगे भाग। आम बुक क्या बोली, अध्याय। तो समझ जाएंगे आप, शब्दावली का चेंज है। आम में अध्याय बोला, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वहां पे वो क्या बोला, भाग। तो भाग 1 संबंधित अगर बेरोजगारी से मान लें तो उसके अंदर ये जो पॉइंट्स है वो किससे संबंधित होंगे, सब बेरोजगारी से रिलेटेड होंगे। भारत में बेरोजगारी, विकसित देश और विकासशील देश में बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण क्या है, खत्म हो गया एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो होता है अध्याय, और इसी को संविधान में कहेंगे हम भाग 2। उसने कहा निर्धनता, तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 किससे संबंधित होंगे, निर्धनता से। इसी तरह से संविधान में क्या बोलेंगे, भाग। तो समझ के, सिंपल सी बुक है, सिर्फ शब्दावली चेंज है, क्या है भाग, क्या अनुच्छेद। इस तरह से भाग 1, भाग 2, भाग 3 करते करते कुल कितने हैं, 22 भाग। और 22 भाग में पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल, अनुच्छेद। आर्टिकल कितने हो गए, 395। तो टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद में पूरी का पूरा संविधान को समेटा गया है। इसी तरह से अनुसूचियां क्या है, 12। आप बुक में देखते हैं ना, अलग से बॉक्स के अंदर कुछ बहुत खास चीजें लिखी हुई, उस तरह से मान लो कुछ खास और अलग तरह के कुछ नियम, उनको हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल या अनुसूची। तो अपने आप में संविधान क्या हो गया, एक बुक हो गया सिंपल सा, और उसकी शब्दावली हो गई भाग, अनुच्छेद, और इस तरह से दूसरे शब्दावली होती जाएगी। अब अगर हम वहां पर भाग की बात करें तो भाग 1 किससे संबंधित होता है, संघ और उसके राज्य, देश, पूरे भारत और स्टेट से संबंधित। फिर उसमें आर्टिकल आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इस तरह से आर्टिकल। फिर भाग 2 की हम बात करेंगे तो भाग 2 किससे संबंधित होगा, नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। उसके अंदर आर्टिकल 11 तक आ जाएगा, वो सब मैं बताऊंगा। कहने का मकसद ये, फिर भाग 3 मौलिक अधिकार आ जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आप समझ गए किस तरह से क्या है संविधान, ये बुक कैसे काम करती है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि उसके बाद इंडेक्स शुरू हो जाएगा, इंडेक्स के बाद भाग 1, भाग 2, भाग 3 शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। परंतु जो मैंने अभी बात करी, जो पहला पेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका, वो क्या है अपने आप में। उद्देशिका, फिर से मैं उसी शब्द को रिपीट कर रहा हूं, प्रस्तावना क्या है, संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी। जो बेसिक बात क्या है, सार क्या है, वो क्या है, वो है उद्देशिका। या सुभाष कश्यप के शब्दों में अगर हम कहें तो संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं उस पर हम ध्यान देंगे।
ये बेस था जो मैं समझाना चाह रहा था। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो हम दूसरा वीडियो इस पे बनाएंगे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है फिलहाल हमारे पास, उस आधार पे हम बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म देखेंगे हम। अब जो पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उसके बाद अगला पॉइंट उठता है, क्या उद्देशिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब उद्देशिका क्या है, 7-8 लाइन में आप अपने आप किसी भी बुक से देख लेंगे। बड़ा सिंपल सा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आगे, आप देख लेंगे उसको। इस तरह से कुछ शब्दों का सार है, बेहतरीन शब्दों का सार है, जिसके आधार पर हम पूरे संविधान की व्याख्या करते हैं। तो अब जो मैंने क्वेश्चन उठाया है अभी आपके सामने, जो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या बनता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अब इस पे जो पॉइंट आया है वो क्या है कि 2 केस हैं, महत्वपूर्ण केस हैं, एक 1960 का और दूसरा 1973 का। 1960 में बेरुबारी केस, बेरुबारी केस कहता है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। और 1973 में एक केस आता है केशवानंद भारती, जो कहता है, अर्थात इस केस को पलट देता और कहता है उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे किस तरह से जो बात यहां पर हो रही है कि बेरुबारी केस क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण बन जाता है कि प्रस्तावना जो है वो पार्ट नहीं है, वो केशवानंद भारती कहता है कि पार्ट है। अब इसी पॉइंट से अगला संबंधित क्वेश्चन है कि 395 अनुच्छेद है, परंतु आर्टिकल 368 बात करता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात अमेंडमेंट किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल बच्चों? 368 आर्टिकल क्या कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। अब मुद्दा यह उठा था कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है कि नहीं, अर्थात प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहां पे आप कॉन्सेप्ट की बात समझे, संपूर्ण संविधान में संशोधन हो सकता है। इस पॉइंट को अगर रट लेंगे तो आप कहेंगे हाँ, टोटल संविधान में संशोधन है तो कहीं भी हो सकता है। परंतु यहां से 2 पॉइंट्स उठते थे, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि उद्देशिका में होता है कि नहीं होता है। स्पेशली इस पे स्पेसिफिक जोर दिया जाता है। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के अधिकारों में होता है कि नहीं, आप कहेंगे होता है। पूछे उपराष्ट्रपति में होता है कि नहीं, कहेंगे होता है। बोले न्यायपालिका में कोई संशोधन होता है, हाँ होता है। संशोधन तो संपूर्ण संविधान में होता है। तो विशेषकर उद्देशिका में संशोधन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये 2 केस महत्वपूर्ण है। अगर पार्ट नहीं है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप मेरी क्लास में आप लोग मेरा पार्ट हैं, मतलब मेरी क्लास का पार्ट है। अगर आप मेरी क्लास का पार्ट हैं तो मैं आपके किसी भी प्रकार के व्यवहार पर मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूं, मैं आपको टोक सकता हूं, क्योंकि आप मेरा पार्ट हो। अब इसी समय एक बच्चा रोड पे जा रहा है, जिसको हम नहीं जानते, तो क्या मैं उसके व्यवहार को बदल सकता हूं या उसके व्यवहार में हस्तक्षेप कर सकता हूं? नहीं कर सकता। बड़ा क्लियर सी बात है, अगर आप मेरा पार्ट हैं तो मैं आप में चेंज ला सकता हूं, आपको कह सकता हूं। और जब आप मेरा पार्ट है ही नहीं तो किस आधार पर मैं चेंज की बात करूंगा? बड़ा सिंपल सी बात हो गई। प्रारंभ में कहा गया कि प्रस्तावना पार्ट नहीं है, तो जब तुम हमारा पार्ट ही नहीं हो तो हम कैसे आप में चेंज कर सकते? उस कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते थे।
परंतु बाद में क्लियर हो गया कि उद्देशिका जो है संविधान का पार्ट है, अर्थात जब मेरा पार्ट हो तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या उठता है कि चेंज करना या ना करने के पीछे या पूरा संदर्भ समझे उसका, किस प्रकार का चेंज कर सकते। क्या कोई सरकार आती है बहुमत में तो क्या संपूर्ण संविधान में जो मन चाहे वो चेंज कर देगी? नहीं, हम वो ही चेंज करेंगे जो प्रस्तावना के अनुकूल होगा। प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। किसी भी प्रकार का ऐसा चेंज नहीं करेंगे जिसमें आत्मा दुखी होती हो। आत्मा को नष्ट करके हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, उनकी आत्मा है। तो आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने सब अच्छा अच्छा बोला होगा ना, बेहतर देश बनाना है, खूबसूरत देश बनाना है। तो अगर कोई भी सरकार बहुमत में आती है, मेजोरिटी में आती है, अगर वो कोई ऐसा चेंज कर दे जो संविधान की आत्मा का कत्ल करता हो, मार देता हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा और उस चेंज को नहीं मानेगा। बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य का अपने आप में जान है, आप समझ लीजिए। मोदी जी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, दूसरी बार एक बड़े संपूर्ण बहुमत से बनी है। मान लीजिए कि बहुमत क्या होता है? बहुमत के अंदर प्रस्ताव रखा गया, संसद के अंदर दोनों सदनों ने पास कर दिया, वो कानून बन गया। वैसा कानून बना दिया जाए जिस भी व्यक्ति को 15 से 20 साल की कैद रही होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, और सारे लोग ताली बजा के कह रहे वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या मतलब मान लिया जाएगा? नहीं, कभी नहीं माना जाएगा। क्यों? हमारे संविधान निर्माताओं के आत्मा ने ये नहीं कहा था। तो संपूर्ण व्याख्या जो संविधान की होगी वो उद्देशिका को के आधार पर ही होगी। अब कुछ शब्द लिखे गए, 8-10 लाइनें लिखी गई, तो उस लाइनों पे आप कहेंगे ये तो इस लाइन में लिखा नहीं गया है कि इस अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। तो आप में कुछ दिमाग है, कुछ सेंस है क्या ऐसा नहीं लिखा तो मतलब क्या ऐसा सोचते होंगे लिख के दिया जाए आपको? तो दादा फिर समझो तुम ही अपने हिसाब से अपनी व्याख्या स्वयं कर लेना। तो संविधान तो उद्देशिका नहीं कर पाएगी, आप स्वयं कर लें। समझ में आया कभी? तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसके आधार पर पूरा का पूरा चेंज होगा। ठीक है, अब जब चेंज की बात आई तो हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, परंतु बेहतर चेंज करेंगे जो देश की तरक्की की बात करेगा। इसी क्रम में जो उद्देशिका में प्रस्तावना में चेंज होता है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्षता, नंबर 3 अखंडता। तो आप याद रखें, क्वेश्चन आता है कि 3 वह कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़े गए हैं? तो हम कहेंगे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं संपूर्ण संविधान पे। हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज, सारे शब्दों की व्याख्या है। मैं आपको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आप व्हाट्सएप पे अपना आधार के साथ, जो मेरा नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे आप देख लेंगे, आधार के साथ मुझे व्हाट्सएप कर देंगे फिलहाल, तो मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जो इससे संबंधित हैं वो भेज दूंगा। नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है अगर मैं संपूर्ण चर्चा करूं। उसके पश्चात किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो फिलहाल हम व्हाट्सएप पे और फोन पे बात कर सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि स्टार्टिंग है। और फिर अगर बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी तो फिर दूसरे टूल्स को यूज किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 3 शब्द की बात की। समाजवाद जो हम बात करते हैं, हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवाद बात करता है कि अमीरी गरीबी की खाई को कम किया जाए, बहुत कम शब्दों में समझे, कुछ ऐसा किया जाए कि ज्यादा दिक्कत ना हो, अमीरी गरीबी की खाई कम। वो किस तरह से, क्या इकोनॉमिक्स की बात है, फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। पंथ निरपेक्षता अर्थात देश का कोई धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों की समान रूप से रिस्पेक्ट करेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत हमारा, आप अच्छे से जान लें। हमारा अपना धर्म, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं हो रहा है। इस्लामिक राष्ट्र जैसे पाकिस्तान बगल में,
धार्मिक कंट्री, धर्म के आधार पर, हमारा कुछ नहीं। एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, अब वो भी नहीं है, वहां भी डेमोक्रेसी आ गया। तो हम सभी धर्मों का संपूर्ण आदर करेंगे, सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे। अखंडता, खंड नहीं होने देंगे अपने देश का। सीधी सी बात है, अरबों खरबों रुपया खर्च हो जाए कारगिल पे, बहुत सारा बर्फ है वहां पे, ना वहां से कुछ नहीं मिलना है, ना खेती होनी, ना मकान बसना है, उसके बावजूद भी हमारा करोड़ों रुपया वहां खर्च हो जाता। क्यों? क्योंकि हम अपने देश के पार्ट नहीं होने देंगे, खंड नहीं होने देंगे। हमारी उद्देशिका में लिखा है और इसी के आधार पर संपूर्ण व्याख्या होनी है। कल को कोई बहुमत की सरकार आए, किसी एक पार्ट पे बात करे कि यार इस समय चीन का बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, इतनी गड़बड़ चल रही है, वहां से कुछ मिलना नहीं, ऐसा करो ये पार्ट चीन को दे दो, खंड कर दो। तो इस तरह तो संपूर्ण देश में जगह जगह ऐसी मांगे उठ जाएंगी, पूरा देश बिखर जाएगा। जो सरदार पटेल ने एकीकृत रूप से जो पूरा भारत को बनाया, वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अर्थात जो अंग्रेज चाहते थे वही हो जाएगा। खंड नहीं होने देंगे, हम अपना कोई भी हिस्सा नहीं जाने देंगे। साफ लिखा उद्देशिका में, इस पे अब कोई बात नहीं होगी। हाँ, दूसरा ये भी लिखा है कहीं ना कहीं कि दूसरे का अगर खंड होता तो उसको अपने मिला लेंगे। समझिए इस बात को गहराई से, दूसरे का हुआ तो मिला लेंगे, अपना किसी हाल में हम देंगे नहीं। तो बच्चों, ये मेरी उद्देशिका की व्याख्या है। संविधान के बारे में मैंने चर्चा करी, किस तरह से क्या रहा। फिर कभी फिर से एक बार इस वीडियो को नए सिरे से संविधान या उद्देशिका की व्याख्या हम कर देंगे और मैं नोट्स दे दूंगा। लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नमस्कार, खुश रहे आप।